ट्रांसपोर्टर क्या है जो आपको ये एब्जॉर्प्शन कराते हैं, वो सारा डिटेल में हमने कल डिस्कस किया। और उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है यूरेटर हमने पढ़ लिया था कल, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका यूरिनरी ब्लैडर। सो ब्लैडर की बात करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ओके, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इसका शेप। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्लैडर का शेप कैसा होता है। सो कौन सा शेप होता है ब्लैडर का? ब्लैडर कौन सा शेप का होता है? शेप ही नहीं पता? पियर शेप। पियर्स क्या बोलते हो आप, जो भी बोलते हो। कभी कभी इसका एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जब ब्लैडर आपका कंप्लीटली यूरिन से फिल हो जाता है, डिस्टेंड हो जाता है, उसके बाद इसका शेप कैसा हो जाता है? सो आफ्टर कंप्लीटली डिस्टेंशन इसका शेप देखने को आपको मिलता है ओवल शेप। तो ये तो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा इसका शेप जो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है पियर शेप, और ओवल शेप आपको मिलेगा जब ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है थोड़ा सा इस तरह का, तो ये ओवल शेप जैसा आपको दिखता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका है वो है इसकी कैपेसिटी। ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? सो नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सो मैक्सिमम नियर बाय 1 लीटर। मैक्सिमम कितनी है कैपेसिटी इसकी? 1 लीटर, और एवरेज हम लिखते हैं 800 ml के समथिंग। बट कभी भी यूरिन ब्लैडर के अंदर 800 ml आप होल्ड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट होल्ड द यूरिन टिल लेवल ऑफ 800 ml। 800 ml आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन, अगर हम 800 ml की बात करें, अगर 800 ml फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए 50 ml पर आवर भी बन रहा है यूरिन, नॉर्मली 30 ml हम बात करते हैं होना चाहिए मिनिमम, और अगर 50 ml बन रहा है या 60 ml 1 ml पर आवर के हिसाब, पर मिनट के हिसाब से अगर 60 भी बन रहा है, 50 आपके कैलकुलेटर में ठीक रहेगा। सो अगर 50 बन रहा है तो 800 ml बनने में कितना टाइम लगेगा? कितना? 16 आवर्स। सो 16 घंटे आपके लगेंगे इस यूरिन, इस ब्लैडर के अंदर कितना यूरिन भरने में? 800 ml। और अगर आप 16 आवर्स तक इस यूरिन को इस ब्लैडर में होल्ड करके रखेंगे तो ऑब्वियसली अगले दिन आपको बहुत हाई डिग्री का फीवर हो रखा होगा, और आप एंटीबायोटिक थेरेपी पे होंगे, और कहीं ना कहीं आपको यूटीआई ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। सो इसीलिए नॉर्मल अगर हम बात करें ब्लैडर की कैपेसिटी तो ये 800 ml है, पर हम यूरिन का पास कर देते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्स कब आ जाता है? पहला रिफ्लेक्स कब फील होना स्टार्ट होगा कि अब यूरिन पास करना पड़ेगा? सो एट द लेवल ऑफ 100 टू 150 ml पे पर्सन क्या करता है? रिफ्लेक्स आना स्टार्ट हो जाता है कि यूरिन पास करना है। मैक्सिमम कब कितना होल्ड कर सकते हैं आप? मैक्सिमम कैपेसिटी में इतना तो होल्ड कर सकता हूं। सो मैक्सिमम कैपेसिटी 400 ml, 400 ml तक होल्ड किया जा सकता है, स्पेसिफिकली नाइट टाइम। मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकते हैं? तो आंसर इज 400 ml। ब्लड के स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट तो इसकी लेयर्स का आता है। कितनी लेयर होती है ब्लड में? सो ब्लड के अंदर सेम जैसे हमने यूनिट में बात करी थी, वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे तो देयर आर 3 लेयर्स। इनर मोस्ट लेयर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर। व्हाट इज स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम? ये लेयर कभी भी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करवाती है। ये लेयर कभी भी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं कराती, इसीलिए यूरेटर और ब्लैडर एंड यूरेथ्रा किसी तरह का कोई एब्जॉर्प्शन उस पार्ट में नहीं होता, क्योंकि वहां पे कौन सी एपिथेलियम होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। द सेकंड वन इज ब्लू वन इज द मस्कुलर लेयर, एंड देयर आर स्पेसिफिक type of muscle present in our bladder, that is known as the detrusor muscle, and it is responsible for your contraction in bladder. The outermost is the serous serosa और serous membrane, जो सबसे कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन आपकी होती है और सपोर्ट करती है और इसको होल्ड करने में यूरिन को हेल्प करती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देयर आर 2 स्फिंक्टर, वन इज इंटरनल स्फिंक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर की बात करें तो इट्स है इनवॉलंटरी टाइप ऑफ स्फिंक्टर, एंड अगर हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बात करें तो इट्स है वॉलंटरी स्फिंक्टर। इसका कंट्रोल सिंपैथेटिक सिस्टम करेगा और इसका कंट्रोल आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करेगा। दिस इज ऑल सिंपल पॉइंट्स जो इस यूरिन ब्लैडर के बारे में है, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इसमें नहीं है। लाइक एक जो स्पेसिफिक थिंग जो मैं ऑब्जर्व करा था, देखा था कहीं पे, एग्जाम होता है, आप लोग इधर पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सो डिफरेंस क्या है? कोचिंग में आप पढ़ने आ रहे हो, क्या डिफरेंस है यहाँ पे? बाकी आपने कभी यूनिट सिस्टम पढ़ा होगा, दूसरा जो भी पढ़ रहे हो पढ़ा होगा, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस प्रीवियस वन और इसमें? है शॉर्ट पढ़ाते हैं, फिर तो नुकसान हो रहा है। शॉर्ट पढ़ाने में तो नुकसान है ना आपका, है? सो मैं देख रहा था, मैंने देखा कि एक पर्सन को ये, इसके बाद मुझे ये पॉइंट याद आ गया, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये इसको मैं देख रहा था और इसको पढ़ाया उसने 2 घंटे तक। मैं शॉक्ड हो गया। एक पूरा ब्लेडर है, उसको 2 घंटे तक क्या पढ़ा सकता है कोई बंदा? कोई पढ़ा सकता है? ऑब्वियसली पढ़ाया उस पर्सन ने, किसी ने, मैं देखा ऐसे 2 घंटे तक वो ब्लेडर पढ़ा। ब्लेडर 4 बार उसका शेप बना दिया, पियर शेप होता है, ऐसा होता है, पियर ऐसे होता है, खाने का फ्रूट होता है, हम खाते हैं और ऐसा ही दिखता है हमारा ब्लेडर भी। सो दिखता है पियर शेप ही दिखेगा, वो पियर बोल दिया मतलब समझ जाओ बस, उसको 4 बार बोलने से क्या चेंज हो जाएगा? इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर तो होते हैं, वो 2 ही रहेंगे। मैं 4 बार लिखूंगा तो भी चेंज नहीं होंगे, और मैं 4 बार बोलूंगा उससे आपको याद हो जाएंगे, तो मैं भी बोल देता हूँ, वो एक बार में भी हो जाएंगे याद। सो यहाँ पे, और जो आप स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं, तो आज का जो एक टाइम ऐसा हो गया अभी जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में जानते हो आप लोग? सोशल मीडिया के बारे में अगर आप जानते हो, एक ट्रुथ है, वो है कि अगर आप जैसे कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और खाने के अंदर क्या गिर गया? मक्खी गिर गया, फ्लाई गिर गया, ऐसे आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? किसको फेंक दोगे, फ्लाई को या खाने को? ये तो ठीक है, वो डिपेंड करता है उस मटेरियल का कॉस्ट कितना है, वो चीज कितनी महंगी है, सस्ती है, उस पर डिपेंड करता है।
लाइक इसका एग्जांपल मैं हर बार देता हूं कि आप एक अगर चाय का कप है आपके हाथ में 5 रुपए 10 रुपए वाला, और अगर उसमें गिर गई तो आप नया कप ले लोगे, फेंक दोगे उसको। और वही मक्खी अगर घी के डिब्बे में गिर गई घर पे 2 लीटर घी है उसमें, तो आप उसको ऐसे निकाल के, मक्खी तो था कुछ नहीं होगा। सो वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कॉस्ट की। ये कंडीशन ऐसी है कि ये कुछ आप बना रहे हो और इसमें फ्राई गिर गया, फिर भी आप इसको खा रहे हो, आपको पता है कि इसमें गिरा हुआ है कुछ, इसको आप नहीं खा सकते, फिर भी आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो। दिस इज नॉन ए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी कुछ ऐसा ही है। आपको सबको पता है कि सोशल मीडिया मतलब फेक, लेकिन आप उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। रह सकते? आज का टाइम ऐसा हो गया कि हर एक पर्सन को पता है सोशल मीडिया का मतलब क्या होगा। एक अगर कोई पर्सन साबुन का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना, आपको पता है इसके पीछे क्या है, उसको पैसे मिले इसलिए दिखा रहा है, लेकिन उसने कभी उसको निकाल के हाथ में भी नहीं लिया, वो सिर्फ वीएफएक्स है। ऐसे पकड़ के दिखाया नहीं, उसने घर पे ऐसे किया उसने, और उसने लगा दी साबुन से लाके, वो कभी हाथों पे नहीं लगाई उसने उसको। लेकिन हम वो देख रहे हैं, उसी से हम जी रहे हैं, और यही आज का टाइम हो गया। कोचिंग सेंटर या कोचिंग जो है उसमें भी ये चीज इतना हो गया कि अभी एक जब मैं ये चीजों पे बहुत रिसर्च करता रहता हूँ, बैठा रहता हूँ इसी फालतू में, तो फिर यही करता हूँ मैं, ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ मैं, इन पे रिसर्च करता हूँ। सो मैंने एक रिसर्च करके देखा, मतलब पता लगाया आजकल क्या हो रहा है। टीचर जो है, लाइक हम लोग ज्यादा, मैं भी और हमारी टीम जो है उसमें हमारे फिक्स है 2 मेंबर जो यूट्यूब आते हैं, और वो आएंगे, वो चल हम लोग ज्यादा नहीं आते, हम कभी कभी आएंगे और वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमें आपको पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए यहाँ हमारी ड्यूटी प्राइमरी है। लेकिन मैंने देखा कुछ टीचर्स ऐसे हैं, उनमें एक वो होड़ होता है ना, होड़ लगी होती है, शर्त लगी हुई है कि ज्यादा कौन पढ़ाएगा। सो मैं वही एग्जाम्पल अभी आपको देख रहा था। लाइक एक हर्ट है, हर्ट होता है, कितने होते हैं नंबर में, हर्ट 4 होते हैं। दिस इज नॉन ए सोशल मीडिया, इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि आपको 4 नजर आने लगे हर्ट में। सो एक हर्ट होता है, इसमें 4 चेंबर होते हैं, 3 लेयर्स होती है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम जो भी है। सो एग्जाम के अंदर इसकी एनाटॉमी से एक भी क्वेश्चन आज दिन तक नहीं आया, और नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो आपको वैसे आ जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। एनाटॉमी में क्या आता है, कितनी लेयर होती है, आती है, कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्शन कराती है, आता है, कहाँ होता है, चेंबर कितने होते हैं, कौन से में किसमें का ब्लड जाता है, वो सबको पता है। यस। अब इस हर्ट की एनाटॉमी को पढ़ाने के लिए अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट कर दूं, तो उससे किसका बेनिफिट और किसका हार्म है? मेरा तो बेनिफिट है, क्योंकि मुझे तो 2 घंटे क्या मिलेंगे, आपका क्या होगा, हार्म होगा, क्योंकि आप उसी चीज को 10 मिनट में भी पढ़ सकते हो, और टाइम सिर्फ क्या हो रहा है आपका वेस्ट। सो मैं यही देख रहा था कि एक क्वेश्चन डाला, क्या डाला कि हर्ट में कितनी लेयर होती है, 1 2 3 और 4, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम कितना लगा, 36 मिनट और 32 सेकंड। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी लेयर्स प्रेजेंट इन हर्ट, और उसका आंसर आने में कितना टाइम लगा, 36 मिनट एंड 32 सेकंड। क्या था उसके अंदर कि उसमें वो कंपटीशन लगा था कि मैं इस हर्ट के बारे में क्या क्या बता सकता हूं, वो सब उसमें डाल दिया, और उसकी वजह से वो सारी खिचड़ी बन गई। और जो 2 घंटे का टाइम होता है यूट्यूब पे, उसमें से 36 मिनट वहां निकल गए, दूसरे क्वेश्चन में बाकी टाइम निकल गया, और ये हो गया आज की क्लास। और हम सोच रहे वाओ। सो टीचिंग सबको आता है, सब बेस्ट पढ़ाते हैं, सब करेंगे। यहाँ पे आने का, जब मैं बोला था कोचिंग यहाँ आने का पर्पस क्या है, तो यहाँ ये पर्पस है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो है, वो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी सिलेबस 6 महीने में कर पाना आपके लिए, मेरे लिए और किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको भी यही सीखना और यही समझना है कि पेपर जब मैं दूंगा तो क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पढ़ाने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या नहीं पढ़ाना है। पढ़ाने में इतना नहीं सोचना पड़ेगा मुझे, क्या पढ़ाना है वो मैं पूरा भर दूंगा अभी, लेकिन क्या नहीं पढ़ाना वो ज्यादा सोचना पड़ता है। उसके लिए दिमाग ज्यादा खराब करना पड़ता है, यार ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ देता हूँ। फिर ये भी सोचता है अगर इसी से आ गया तो, वो इंपोर्टेंस समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये इंपोर्टेंस आजकल खत्म कर दिया इस यूट्यूब ने और सोशल मीडिया ने, और सबकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। तो आप ऐसा ना करें, आप अपना इंपोर्टेंस समझे कि क्या मेरे लिए इंपोर्टेंट है और क्या इंपोर्टेंट नहीं है। और ये यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, जिसको मैंने खत्म कर दिया, बस लिखने में आपको 5 मिनट और लगेंगे आई थिंक, बाकी हो गया खत्म। यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है। सो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, पियर शेप ऑर्गन। सिंपल सा पिक्चर बनाया, और इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट जो हम बात करें यहाँ पे, पहला पॉइंट, ब्लैडर इज अ होलो। व्हाट इज होलो? होलो मींस जो एम्प्टी केविटी, लाइक केविटी होती है, एम्प्टी पूरा केविटी है, उसको हम बोलते हैं होलो। डिस्टेंसिबल यानी जो क्या हो सकता है, डिस्टेंस स्ट्रेच कर सकता है अपने आप को, एंड मसल्स विद पियर शेप ऑर्गन सिचुएटेड इन pelvic cavity. Normal capacity is 500 to 800 ml, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 लीटर। इट इज आल्सो नोन एज टेम्पररी रिजर्वायर। व्हाई इट इज टेम्पररी रिजर्वायर? परमानेंट नहीं हो सकता है या लॉन्ग टाइम नहीं रख सकते, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन। इन फ्लोर ऑफ द ब्लैडर, ये जो एक पॉइंट हमने नहीं बनाया, बना देता हूं मैं इधर। जब हम बात करेंगे तो इधर से आपके यूरेटस होंगे, और इधर आपका यूरेथ्रा। सो दीस आर द 3 ओपनिंग, और ये 3 ओपनिंग जो है ऐसे ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोन। सो अगर पूछ ले कभी व्हाट इज ट्राइगोन, कहां होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन आवर यूरिनरी ब्लैडर, और ये किससे बनता है, तो 2 ओपनिंग ऑफ यूरेटर एंड 1 ओपनिंग इज यूरेथ्रा, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज नोन एज ट्राइगोन। सो उधर दिख रहा है आपको ये। सो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। स्ट्रक्चर्स लेयर के अंदर कौन सी याद रखनी है आपको, इसको म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली होती सारी एक ही है। सो इसमें टोटल म्यूकोजा सब म्यूकोजा जिन्होंने 4 नाम लिखे हैं, वन इज म्यूकोजा जो सबसे इनर मोस्ट है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, देन सब म्यूकोजा, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ म्यूकोजा, देन योर मसल व्हिच इज द थर्ड वन इज डेट्रूसर मसल, यस, डेट्रूसर मसल, एंड द लास्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू एडवेंटिशिया या सीरोसा। सो इसमें ये 4 लेयर बनाई है, म्यूकोजा सब म्यूकोजा बोथ आर द पार्ट ऑफ म्यूकोजा लाइनिंग। इंपोर्टेंट याद रखना है कौन सी मेम्ब्रेन, मसल्स वाली नाम याद रखना है, ब्लैडर में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, मसल्स वाली, डेट्रूसर मसल, एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर योर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? घर जाके सबने बनाया, कल जो हमने पढ़ा था
कल थ्योरी वाला पार्ट कुछ था नहीं, एक भी लाइन हमने नहीं लिखा था, और पूरा आपने अगर घर पे जाकर रिवाइज किया तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं किया तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। किया है? वो करें? नेक्स्ट, मिक्चुरेशन। व्हाट इज मिक्चुरेशन? पासिंग ऑफ यूरिन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हिच थिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिक्चुरेशन? अमाउंट ऑफ यूरिन, अमाउंट ऑफ यूरिन और मसल कॉन्ट्रैक्शन? Which one is more important, or which one is responsible for passing of urine? You have to select any one. Amount of urine is responsible for passing of urine, or this contraction, that is muscle contraction is responsible for passing of urine. So इसका एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन है और बहुत बार गलत कर दिया। सो अगर आप यहाँ पे सोचेंगे, जैसे लाइक किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया या जीए दिया है, जनरल एनेस्थीसिया, इन दैट सिचुएशन पेशेंट इज हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिन इन द ब्लडर, बहुत सारा यूरिन होता है ब्लडर में, बट स्टिल पेशेंट इज नॉट पासिंग द यूरिन। क्या यूरिन पास करता है? उसके ब्लडर में 100 ml 200 300 400 500 ml यूरिन होता है, लेकिन वो यूरिन पास नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मसल को पैरालाइज किया हुआ है एनेस्थीसिया की वजह से। सो यूरिन पास करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो यूरिन का अमाउंट नहीं है, प्राइमरली क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक मिक्चुरेशन सेंटर स्टिमुलेशन नहीं होगा, यूरिन पास नहीं होगा। तो कैसे क्या होता है, देखिए मिक्चुरेशन और यूरिन कैसे पास होता है, इसमें कोई लिखा हुआ नहीं है, मुझे लिखना है। सो हमने जब स्ट्रक्चर बनाई ब्लडर की, और इसके अंदर आप देखेंगे तो दो स्फिंक्टर हमने बनाए थे, याद है? वन इज इंटरनल स्फिंक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। दोनों ही क्लोज्ड है, अभी बंद हो रखे हैं। नाउ यूरेटर से यूरिन आ रहा है और यूरिन जो है यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसके अंदर यूरिन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में जो डेट्रोसर मसल है उसके अंदर होते हैं स्पेशली स्ट्रेच रिसेप्टर। डेट्रोसर मसल में कौन से रिसेप्टर होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे जैसे इसके अंदर यूरिन का अमाउंट इंक्रीज होगा, मसल्स के अंदर क्या होगा? स्ट्रेचिंग होगा, ब्लड डिस्टेंट होगा, और डिस्टेंशन होने से अंदर कौन से रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे? स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो क्या हो जाएंगे? स्टिमुलेट होंगे। ये स्ट्रेच रिसेप्टर के जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन जाएंगे कहां पे? मिक्चुरेशन सेंटर के पास। अब मिक्चुरेशन सेंटर का होता है S2 S3 एंड S4 इन द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर S2 S3 एंड S4 जो सैक्रल वाला पार्ट है, S2 S3 S4, दैट इज कंसीडर्ड एज द मैक्चुरेशन सेंटर। सो जो स्ट्रेस रिसेप्टर के न्यूरॉन है वो कहां पहुंचे? मिक्चुरेशन सेंटर के पास। ये जो मिक्चुरेशन सेंटर होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल के साथ वर्क करता है और सिंपैथेटिक कंट्रोल के साथ वर्क करता है। यूरिन का पास करता है सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक, सो इट इज अ पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल। इट विल स्टिमुलेट अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और ये नर्व जो है यहां से जाएगी टू, वन इज टू द डेट्रोसर मसल एंड वन इज टू द इंटरनल स्फिंक्टर। एक पार्ट किसके पास जाएगा? डेट्रोसर मसल के पास, एंड दूसरा किसके पास जाएगा? इंटरनल स्फिंक्टर के पास। जो फर्स्ट ये पार्ट है जो डेट्रोसर मसल के पास जाएगा, ये इसको ऑर्डर करेगा मसल को क्या कराने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। सो ये क्या करेगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड जो दूसरा पार्ट है ये जो जा रहा है इसके पास, ये इसको कराएगा इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके साथ में इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, तो सारा का सारा यूरिन का जो अमाउंट है वो कहां पे पहुंचेगा? किस स्फिंक्टर के पास? एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास। सारा प्रेशर यहाँ पे होगा। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये स्फिंक्टर भी हट गया, तो सारा का सारा प्रेशर इसके ऊपर है, और ये स्फिंक्टर होता है वॉलंटरी। एक्सटर्नल कौन सा होता है? वॉलंटरी। सो पर्सन को अब पावर लगेगा प्रेशर होल्ड करने में, उसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और पर्सन क्या करेगा? मैक्चुरेशन या यूरिन पास कर देगा। सो दिस इज होल थ्योरी अबाउट द मैक्चुरेशन। क्या होता है मैक्चुरेशन? तो सिंपल वर्ड में, when increase amount in the bladder, यूरिन का अमाउंट जब ब्लडर में इंक्रीज होगा, it will cause bladder distension, distension lead to stimulation of which receptor? Stress receptor. Stress receptor stimulate the micturition center, micturition center send parasympathetic message to the retrosal muscle for contraction and internal sphincter for the relaxation. All the pressure will be on the external sphincter and person will pass urine. तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, first is increase urine in bladder, क्या होगा इससे? bladder distension and stimulation of, okay नीचे लिख देते हैं एरो लगा के, और bladder distension, then उससे क्या होगा? stimulation of स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो कहां मैसेज भेजेंगे? स्टिमुलेट द मैक्चुरेशन सेंटर।
मैच्योरेशन सेंटर कहां है? S2, S3 एंड S4. नेक्स्ट, मैच्योरेशन सेंटर के स्टिमुलेट होने से क्या होगा? ये मैसेज भेजेगा दो पार्ट के पास, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, one is for detrusor muscle contraction, and second one is relaxation of internal sphincter, lead to प्रेशर सारा किस पे होगा? एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे, उससे क्या हो जाएगा? मैच्योरेशन. सो दिस इज एन प्रोसेस हाउ पर्सन विल पास द यूरिन. लिख लिया? क्लियर? नीचे कर रहे हैं, ऊपर वाला लिख लिया? द लास्ट पार्ट ऑफ आवर दिस यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर लास्ट में जाएगा, वो है आपका यूरेथ्रा. वो करें, लास्ट पार्ट दैट इज यूरेथ्रा. वो करें. हाँ, डेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन क्यों होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ब्लड में प्रेशर इंक्रीज होगा. कॉन्ट्रैक्शन करना है. लिख लिया? नेक्स्ट. क्या? इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर. नहीं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नहीं, यहाँ पे ये तो कंट्रोल है इसका. ये है इनवॉलंटरी और ये है वॉलंटरी. ऐसे लिखना है. तो लिखो इट्स एन इनवॉलंटरी एंड इट इज, हाँ ये लिखा ना, बस ठीक है, ये नहीं चाहिए. नेक्स्ट, आफ्टर मैच्योरेशन नेक्स्ट इज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा की बात करें, हियर एनाटॉमी जब हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल थोड़ा डिफरेंसेस होगा. इन मेल द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इज लॉन्गर कंपेयर्ड टू द फीमेल. सो ये एक बेनिफिट भी है मेल के लिए, नेचुरल बेनिफिट, और इसका बेनिफिट मिलता है कि मेल इज हैविंग लेस यूटीआई कंपेयर्ड टू फीमेल. फीमेल इज हैविंग मोर चांसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूटीआई बिकॉज़ ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा. ओनली 4 सेंटीमीटर इज देयर लेंथ. लेकिन मेल में अगर हम बात करें तो नियर बाय 16 to 20 सेंटीमीटर आपको लेंथ देखने को मिल सकता है यहाँ पे. सो यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी. इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इन फीमेल एंड 16 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल. Because short length in female having high chance for urinary tract infection UTI. Most common hospital acquired infection UTI. जो हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद सबसे ज्यादा होने के चांसेस वो है UTI. मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ई कोलाई. एंड मोस्ट कॉमन UTI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्यों है? तो आंसर इज कब होता है मोस्ट कॉमनली? ये तो ड्यूरिंग इनवेजिव प्रोसीजर्स, जब पुलिस कैथेटराइज करते हैं उस टाइम सबसे ज्यादा इसके चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी स्टरिलिटी को मेंटेन नहीं करता है, एसेप्सिस मेंटेन नहीं कर पाते हैं. और इसी वजह से फीमेल को एडवाइस किया जाता है कि दे शुड perform perennial hygiene frequently and drink water frequently. So यूरिन frequently पास होगा तो उससे इंफेक्शन होने के चांसेस कम होंगे. Next is in male and female, the urethra is the terminal portion of the urinary system and passes way for discharging urine from the body. So फीमेल में और मेल में दोनों में अगर हम बात करें तो इसका एक फंक्शन है, वो है यूरिन को बॉडी से आउट करना. So दोनों में सेम है, बट मेल में एक एडिशनल फंक्शन जो करता है. अगर हम इस यूरेथ्रा की बात करें तो ये सीमन को भी पास करने के लिए सेम पाथवे है मेल के अंदर. इन मेल इट डिस्चार्ज सीमन एज वेल. क्लियर है यूरेथ्रा? मेल के अंदर एक और एडिशनल स्ट्रक्चर जो आपको याद रखनी है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड. लिख लिया? हाँ लिख लिया. भाई थोड़ी बार पार्ट है, जल्दी खत्म करो, फिर हम आगे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड? क्या काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है? Is there any specific function or non-specific function? What is the function of prostate gland? पता नहीं सर, सुना ही है आज दिन तक prostate gland. So इसका एक ही फंक्शन होता है और ये होता है it provide nutrition. किसको? स्पर्म को एक environment provide करना. Till fertilization उसको जिंदा रखने के लिए जो भी environment चाहिए, जो भी nutrition चाहिए, वो provide करने के लिए जो substance चाहिए उसको provide कौन करता है? आपका prostate gland. And इसी वजह से जो sperm production है वो सिर्फ मेल में होता है, इसलिए prostate gland भी सिर्फ किसमें होता है? मेल में होता है. So बात करते हैं next urethra के. In male, on basis of the location, urethra divided into 3 part. इसके 3 पार्ट होंगे मेल में. Like this is the urethra. First part, second part and third part. So the first part जिसकी हम बात करें, in this first part here we have a structure. This is known as
It is only present in male and this round structure is known as prostate gland. Prostate gland. So जो यूरिथ्रा इस प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ में होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो यूरिथ्रा अंदर जो है इसके अंदर, ये यूरिथ्रा को हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा. दिस इज नोन एज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा. ये प्रोस्टेट के लॉन्ग होता है इसमें. फ्रॉम हियर टू हियर वी हैव दैट, यहाँ पे क्या होता है, ये जो है वो है स्किन मेम्ब्रेन. आपकी जो स्किन के अलोंग जो भी आपकी एब्डोमिनल मेम्ब्रेन है उसके अलोंग होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा. And from here to here, the last part, this is present along the penis, and that's why it is known as spongy urethra. Spongy urethra. So these are the three parts of urethra on the basis of location. One is prostatic urethra, second one is membranous urethra, and third one is spongy urethra. Clinical importance की बात करें तो this is a very important thing. Again, in female there is a problem which is known as dribbling of urine, involuntary passing of urine, which is known as urinary incontinence. It's very common in female, but in male it is very less. And उसका reason, the presence of prostate gland around the urethra. It acts as an extra sphincter. Two sphincter present in male and two sphincter present in female. But in male, there is one more structure which is present around the urethra like this. This is prostate gland and it acts as an extra sphincter and help in holding the urine. So person में urine यहाँ पे hold करने में help करता है और dribbling of urine होने से आपको क्या करेगा ये prevention देगा. तो मेल में ये benefit होता है. मेल में dribbling of urine होता है after removal of prostate gland. जब कभी prostatic hyperplasia या कैंसर हो गया उसको remove कर दिया तो उसके बाद ये chances बढ़ जाते हैं. और अगर होता है तो फिर उसको prevent करने के लिए exercise करनी है, pelvic floor muscle exercise, इसको हम बोलते हैं Kegel exercise. ये हटा दें, इसको हटा दें. Prostatic urethra, membranous urethra and spongy urethra. Prostatic urethra contain opening of duct that transport secretions from the prostate. ये prostate gland से यहाँ पे क्या होगी, इसकी opening रहेगी और वो सीधा अपने secretions को किसमें मिलाएगी, जो भी सीमन जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी secretions प्रोड्यूस करेगी, white milky secretions होता है उसको प्रोड्यूस करेगी और उससे आपका sperm के साथ मिलकर सीमन फॉर्मेशन करेगी. And seminal vesicles and vas deferens from which deliver sperm into the urethra. So आपका testis से और जो structures आती है vas deferens and your seminal vesicles, ये दोनों की opening भी यहीं पर रहेगी और जो भी white milky substance and sperm मिलकर जो secretions बनेगा that is known as semen. Clear? Clear है? याद हो गया सब कुछ? Urinary system का anatomy यहाँ पे complete होता है. Function of urethra, sorry prostate gland लिख लिया आपने वो वैसे. अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछ लें, नहीं तो हम अब पार्ट 2 के अंदर एंटर करेंगे. टेस्ट के लिए आपको यहाँ तक पढ़ के आना है जो हमने अभी तक पढ़ा है, लास्ट प्रोस्टेट ग्लैंड तक, फ्रॉम किडनी टू प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा. कोई डाउट नहीं है? किडनी का एनाटॉमी हमने स्टार्ट किया था. रेडिश ब्राउन कलर किडनी आपकी 150 ग्राम की छोटी सी है लेकिन सारा खून पी जाती है, 25% खून सारा. यस, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ब्लड के साथ में प्ले करती है, फिल्टरेशन करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करने में आपकी हेल्प करती है. हमने पढ़े कुछ सिस्टम, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसके साथ में यूरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉन का फिजियोलॉजी, नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है, कल पूरा डिटेल में हमने यूरिन बना के देखा. कितना यूरिन बनता है पर आवरली नॉर्मल एडल्ट में, जितना फिल्टर होगा उसका 1% will be converted as a urine. Most permeable part PCT, proximal convoluted tubule. Water impermeable part ascending loop of Henle, DCT and collecting duct. ये तीनों क्या है, वाटर इम्परमिएबल, इनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. और इससे पहले जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और जो पीसीटी, वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है. 100% रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है पीसीटी में? ग्लूकोज. नेक्स्ट हमने कल बात की थी कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर, उसके साथ में बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर फॉर बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट के लिए हमने पढ़ा था व्हिच एंजाइम हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, नॉट एसिड, एनहाइड्रेस. पढ़ा है? आप तो कल आए नहीं थे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लिख लिया आपने, देखा? हाँ, तो फिर कल पूरा हमने फिजियोलॉजी पढ़ा था, कल मैंने कुछ लिखवाया था, तो जो नहीं आए कल उनको थोड़ा डिफिकल्ट होगा. लिख चले आगे, मूव करें. और पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स अब याद रखने हैं, क्या पॉइंट्स है भाई? न्यूबॉर्न के अंदर शर्मा सर पढ़ाएंगे आपको न्यूबॉर्न का ब्लैडर पूरा. यहाँ लिखा है कैपेसिटी ऑफ न्यूबॉर्न ब्लैडर इज अप्रोक्सीमेटली 30 ml. वैसे हम यूज कर सकते हैं कॉप्स फार्मूला. कॉप्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, 1 साल से बड़ा बच्चा है वहां कॉप्स फार्मूला यूज कर सकते हैं अप टू 10 ईयर. सो एज इन ईयर प्लस 2, इसको आप ऐसे लेके पूरा ये आधा अधूरा ऐसे हो गया. एज इन ईयर्स जो है ये किस में होना चाहिए, ईयर्स में, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30. ये है फार्मूला. जैसे किसी बच्चे की एज कब तक वर्क करेगा ये 10 ईयर तक, उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो फिर सेम कैपेसिटी एडल्ट के बराबर. किसी की एज है 5 ईयर तो 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30. सो 5 प्लस 2 इज 7, 30. सो आंसर इज 210 ml. अगर 5 साल का बच्चा है तो ब्लड की कैपेसिटी कितनी होगी, 210 ml. नेक्स्ट लिखा है 1 ml per kg per hour is the normal urine output of infant. इन पॉइंट्स में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको पीडियाट्रिक में सर डिटेल में पढ़ाएंगे. रेजिडुअल वॉल्यूम, हाँ ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू कभी कभी पूछ लेते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे. रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट पर्सन, इट शुड बी लेस देन 50 ml. अगर हम बात करें बिलो 60 ईयर, स्पेसिफिकली एडल्ट पर्सन की बात करें तो उसके ब्लड में 0 ml यूरिन बचता है आफ्टर पासिंग यूरिन. आफ्टर 65 और 60 ईयर के बाद में रेडिकुलर मसल थोड़ी वीक हो जाती है, इस वजह से कुछ अमाउंट बच सकता है जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो कितना होगा, लेस देन 50. तो आपसे पूछे कि व्हाट इज नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम इन एडल्ट, आंसर कितना है, लेस देन 50 ml. इसके क्वेश्चन था एग्जाम में कि यू आर गोइंग फॉर असेसमेंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम को असेस करने जा रहे हैं आफ्टर पासिंग द यूरिन. फर्स्ट वन इज व्हिच वन इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दिस रेजिडुअल वॉल्यूम असेसमेंट. इसको असेस करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, क्या टेस्ट करोगे? So there are two methods. One is ultrasound USG and second one is
यूरिथ्रल कैथेटर पुटिंग यूरिथ्रल कैथेटर एंड उससे हम ड्रेन करके देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें दोनों मेथड की तो क्विक और इजीली जो हमारे पास ऑप्शन है वो है यूरिथ्रल कैथेटर, डाल के हम यूरिन को निकाल के मेजर कर लेंगे, बट देयर विल बी हायर चांस फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन। इसीलिए कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो आंसर क्या है? अल्ट्रासाउंड। अब वहां क्वेश्चन ये था कि ये जो अल्ट्रासाउंड करेंगे वो यूरिन पास करने के कितने टाइम के बिट अंदर अंदर, विद इन हाउ मेनी टाइम्स यू शुड परफॉर्म दैट दिस अल्ट्रासाउंड और यूरिथ्रल कैथेटर पुटिंग। सो ऑप्शंस उसमें विद इन 10 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स एंड विद इन 1 आवर। कितने टाइम के अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट का यूएससी करना है जिससे आप रेजिडुअल वॉल्यूम एक्जेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें। सो पहला पॉइंट तो ये कि यूरिन पास करते ही कर लो, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो हम ज्यादा डिले करेंगे तो होगा क्या कि किडनी वापस यूरिन फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, एंड किडनी फॉर्मिंग एवरी मिनट में 1 ml यूरिन बना रही है वो। अगर आपका जीएफआर 125 है तो 1.2 ml बना रही है, और अगर 10 मिनट्स भी वेट करेंगे तो 10 ml यूरिन और आ जाएगा उसमें, और अगर 20 मिनट्स वेट किया तो 20 मिनट एक्स्ट्रा यूरिन ऐड हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा टाइम स्पेसिफाइड है वो है लेस देन 10 मिनट्स, लेस देन 10 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है, यूएससी कर लेना है और आपको कंफर्म करना है कि उसका रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है। उसके बाद किया तो फिर रिजल्ट फॉल्स आएगा, गलत आएगा। नेक्स्ट, याद हो गया? नेक्स्ट कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड के पॉइंट लिखे हुए हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 सेपरेट ग्लैंड. Weight is about 7 to 16 gram, often in the urethra, and position situated in pelvic cavity in front of rectum and behind the symphysis pubis. So ये है आपका urinary bladder ऊपर, और ये है आपका, this is the prostate gland and this is the urethra. So ये prostate gland एक दोनों तरफ लोब आपको देखने को मिल रही है इसकी। ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग्स है जिसके थ्रू सिक्रेशंस यहाँ पे एड होंगे, और ये ऊपर से सेमिनल वेसिकल्स एंड वास डिफरेंस जो दोनों आएगी और यहाँ पे अटैच हो जाएगी। वो करें? तो पूछा था डायबिटिक पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा यूरिन पास करता है, पोलीयूरिया होता है, 3P होता है डायबिटीज के अंदर, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया होता है। सो वहाँ पे पोलीयूरिया हमने कल बात किया था, इन इन केस लाइक डायबिटीज mellitus पर्सन विल हैव द नेरोविंग ऑफ द पोरेंस, पोरेंस क्या हो जाता है, नेरो हो जाते हैं, पढ़ा था हमने कल। तो डायबिटीज के अंदर यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा क्यों होता है, ऐसा किसी ने पूछा था, है क्या आज वो जिन्होंने कल पूछा था? है तो बताया नहीं, तो आपने पूछा था व्हाई यूरिन आउटपुट इज हायर इन डायबिटिक पेशेंट, उसका रीजन तो पोरेंस, उन्होंने इनका ये सोच रहे थे पोरेंस का क्या होना, वाइट होना। पोरेंस नेरो और वाइड नहीं होते हैं, यूरिन का प्रोडक्शन जो हम बात कर रहे हैं उसका रीजन क्या होता है। तो जब हम डायबिटीज mellitus की बात करते हैं, पहली थिंग्स इन केस ऑफ क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल अगर होगा तो उस कंडीशन में ग्लूकोज जाके किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, आपकी किडनी के अंदर, और उससे क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन का ल्यूमन क्या होगा, नेरो, और ये आगे जाके किडनी को डैमेज करेगा, और उससे क्या हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी हो सकता है, जिसमें सीकेडी का मोस्ट कॉमन कोज भी है डायबिटिक mellitus, जो आगे हम पढ़ेंगे। बट डायबिटीज में पोलीयूरिया का रीजन क्या है, वो कुछ डिफरेंट है, उसका रीजन अलग है, व्हाई पोलीयूरिया इन डायबिटिक पेशेंट। सो इसमें क्या होगा, जब डायबिटीज प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज का लेवल हाई हो, डायबिटीज का मतलब ग्लूकोज क्या है बॉडी में, ज्यादा है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या रहेगी, इंक्रीज और डिक्रीज, ब्लड इज हाइपर ऑस्मोलर। जब ब्लड की ऑस्मोलिटी ज्यादा होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर को पुल करता है, थ्रो करता है, वाटर कल बताया था पुल करेगा। सो हाइपर ऑस्मोटिक ब्लड जो है वो क्या करेगा, बाहर से जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसको अपनी ओर पुल करेगा, और इसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। सो हाइपर ऑस्मोलिटी से क्या होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। और हमने पढ़ा था जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डिसाइड करता है कार्डियक आउटपुट, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। लाइक 5 लीटर की जगह अगर 6 लीटर हो गया, इसमें से 20 to 25% किसके पास आएगा, किडनी के पास। सो अगर 6 लीटर है और इसका 20% अगर हम निकालें, कितना आएगा, 1200 ml किडनी को सप्लाई होगा। 1200 ml में से जब हम निकालेंगे 60-40, हमने निकाला था 1000 में से 60-40 निकाला था, सो 60% इज अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन, इट इज इक्वल टू 720 ml, और 720 ml में से 20% क्या होगा, आपका फिल्टर होगा। जब आप इसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 144 ml पर मिनट। इट मींस आपका जीएफआर कितना हो जाएगा, 144 ml, नॉर्मली कितना होता है 125, लेकिन ये कितना हो जाएगा 144, और अगर 144 है तो इसमें से 1% यूरिन बनेगा, मतलब 1.44 ml आपका क्या हो जाएगा, यूरिन। जो पहले सिर्फ 1 या 1.2 ml था वो कितना हो गया 1.4 ml, इट मींस यूरिन का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। सो ये तो जस्ट एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दिखाया मैंने। और यहाँ पे डायबिटीज के अंदर यूरिन आउटपुट बढ़ने का रीजन क्या है, तो ब्लड का ऑस्मोलिटी, हाइपर ऑस्मोलिटी होने की वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है ब्लड में। क्लियर? नेक्स्ट, फंक्शन क्या है इसके, सिक्रेशंस ऑफ प्रोस्टेट आर थिन मिल्की कलर्ड एंड अल्कलाइन सिक्रेशंस, कंपोजिशन सोडियम, ये सारा न्यूट्रिशन जो आगे स्पर्म को रिक्वायर्ड होगा, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, सिट्रेट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड क्लॉटिंग एंजाइम्स। चलिए मूव करें। हाँ जी, हाँ क्या बोल रहा हूँ, मैं वो वर्ड ही नहीं सुन पा रहा हूँ जो आपके बारे में कह रहे हैं, अल्कोहल। हाँ, अल्कोहलिक पेशेंट में यूरिन आउटपुट क्यों बढ़ता है, वेरी गुड, अभी बताते हैं, ये लिख लिया, बताते हैं अभी। सो कुछ कंडीशंस होती है जिसमें यूरिन आउटपुट बढ़ता है, जैसे अल्कोहल हो गया, चाय, टी, कैफीन, कैफीन सब्सटेंसेस जो भी होते हैं वो ड्रिंक करने से भी यूरिन बहुत ज्यादा आता है, तो वो हो गया। या फिर एक और कंडीशन है डायबिटीज का, तो बता दिया, डायबिटीज इंसिपिडस, डीआई, वहां भी यूरिन आउटपुट बढ़ता है, किसमें, सर्दी में भी बढ़ता है, वेरी गुड। सो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जानना जरूरी है ताकि आप इनको अवॉइड कर सकें, क्लास में बैठने पे भी बढ़ता है, वो भी बता देता है ताकि बंद कर दो आप सारी चीजें। देख लिया?
सो कंडीशन व्हिच इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस, DI. इट इज यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है या कुछ और, व्हेन पर्सन इज हैविंग लैक ऑफ एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जब इसका अमाउंट कम हो जाता है तो हमारी जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड दिस डायबिटिक इंसिपिडस, दैट इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. सेम टाइप की कंडीशन जब आप इसको हटा दें, जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, इसका क्वेश्चन भी है आगे आप पढ़ोगे, अल्कोहल. सो अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल इज रिलेटेड टू एडीएच. जब भी कोई पर्सन ड्रिंक करता है अल्कोहल, ये अल्कोहल आपकी बॉडी में जाके क्या करता है, एडीएच के प्रोडक्शन को सप्रेस करवा देता है. एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा. जब ये एडीएच या एंटी डायबिटिक हार्मोन नहीं होगा तो इसका लेवल क्या कर दिया इसने, डिक्रीज. उस कंडीशन में वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है लास्ट पार्ट से, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये क्या होगा, अगर ये डिक्रीज हो गया तो वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज और इंक्रीज, ये भी डिक्रीज हो जाएगा. इट मींस वाटर जो फ्लो बाहर जाएगा यूरिन के साथ वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज. यूरिन ज्यादा बनेगा, और यूरिन ज्यादा बनेगा तो पर्सन यूरिन भी क्या करेगा, ज्यादा पास करेगा. उसके साथ साथ में एक और फैक्टर इसमें दूसरा कि यूरिन ज्यादा तो बनता ही है, प्लस यूरिन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाती है. इट आल्सो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, नॉट ओनली द अमाउंट. अमाउंट तो इंक्रीज होने का रीजन क्या है, एडीएच, डिक्रीज अमाउंट ऑफ एडीएच. फ्रीक्वेंसी जो बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बार-बार यूरिन आना. सो बार-बार यूरिन क्यों आता है, उसका रीजन जब ये इंक्रीज अमाउंट यूरिन होगा. और इसके साथ में अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल जो है वो दो रूट से बॉडी से आउट होता है. ओ सॉरी, अल्कोहल ये बॉडी में दो रूट से आउट होता है. अल्कोहल पता है, ये देखो ये अल्कोहल, ये ऐसे लिया जीआईटी से और सीधा कहां गया, ये कहां से इसका एब्जॉर्प्शन होता है अल्कोहल का, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, एथेनॉल. कभी भी याद रखना है, मेथेनॉल ड्रिंक नहीं करना है. मेथेनॉल ड्रिंक किया तो अगले दिन पेपर में खबर आ जाएगी कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत आती है. वो होता है मेथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल. ड्रिंकिंग अल्कोहल जो होता है एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल. ये ड्रिंक करते हैं, और ये ड्रिंक करने के बाद जब ये स्टमक जीआईटी से लिया आपने, ये यहाँ पे पहुंचा, एब्जॉर्प्शन कहां होता है बताओ भाई, स्टमक. तो सबका आंसर गलत. इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब करता है अल्कोहल को. नियर बाय 80% अल्कोहल इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ओनली 20% विल एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक. एंड ये रीजन होता है, इट इज ओनली द रीजन व्हाई पर्सन ड्रिंक अल्कोहल बिफोर ईटिंग. अगर ये स्टमक से हो रहा होता तो कभी भी ड्रिंक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर पर्सन ने खाने के बाद में ड्रिंक किया तो उसको कभी भी अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन नहीं होता, नशा नहीं आता है. क्यों नहीं आता है, खाना खा लिया, जब खाना खा लिया तो ये स्फिंक्टर हो जाता है, ये आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर और ये कार्डियक स्फिंक्टर, इसका तो कोई रोल है नहीं ऊपर वाला, लेकिन ये बंद हो जाता है क्योंकि इसमें क्या करवाना है, एब्जॉर्प्शन कराना है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो भी होना है. जब तक ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक ये स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा. और अब ये खाना खाने के बाद अगर अल्कोहल ड्रिंक किया तो अल्कोहल यही प्रेजेंट रहेगा. अब मान लीजिए ये एब्जॉर्प्शन में 2 घंटे लगे, तो 2 घंटे तक बेचारा अल्कोहल वेट कर रहा है एब्जॉर्प्शन का, अभी तक होगा नहीं उसका. फिर ये कहां पहुंचेगा, नीचे. और तब तक भाई साहब सो चुके होंगे, और जिसके लिए उसने ड्रिंक किया उसका कुछ इफेक्ट आया नहीं बॉडी में. तो इसीलिए हर एक पर्सन, आइदर एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन वो भी पता है कि अल्कोहल कब ड्रिंक करना है, खाने के पहले. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन 80% एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्ब होने के बाद सेंट्रल ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में आपके सीएनएस डिप्रेशन का वर्क करेगा. ब्रेन को क्या करेगा, डिप्रेस करेगा, सेंट्रल सिस्टम को डिप्रेस सप्रेशन करेगा, और उसकी वजह से पर्सन का काम करना बंद कर देता है. और इसीलिए पर्सन बाद में क्या बोलता है, सच. कहते हैं ना, यही बोलते हैं कि अल्कोहल पीने के बाद आदमी हमेशा सच बोलता है. झूठ बोलने के लिए और सच बोलने के लिए एक स्पेसिफिक थिंग होती है कि झूठ बोलने के लिए आपका माइंड काम करना चाहिए. यू नीड थॉट प्रोसेस. जब थॉट ही नहीं बनेंगे तो आप झूठ कैसे बोलोगे. आपको कोई पूछा कल क्या खाया, झूठ बोलना है तो आपको सोचना पड़ेगा कल क्या खाया, क्या बताऊं, फिर सोच क्या बताओगे. अब अल्कोहल पी लिया, ये बंद हो गया, आप पूछ रहे कल क्या खाया, तो बता कैसे पाए, उसके दिमाग में जो खाया वही पड़ा रहेगा, दूसरा वो सोच नहीं पाएगा, इसलिए वो जो होगा बता देगा. ये इसलिए वो क्या करता है, सच. फिर उसके बाद ये डिप्रेशन हो गया, जो भी हो गया, उसके बाद ये पहुंचेगा किसके पास, लीवर से मेटाबोलाइज होकर कहां पहुंचा, ये किडनी के पास. और किडनी और प्लस लंग्स, दीज आर द टू ऑर्गन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अल्कोहल. मैक्सिमम होता है किडनी के थ्रू और कुछ अमाउंट होता है लंग्स के थ्रू. इसीलिए जो भी पर्सन अल्कोहल ड्रिंक करता है उसकी स्मेल आती है, बदबू आती है. उसका रीजन क्या है, क्योंकि अल्कोहल कहां से आउट होता है, ब्रीथ के साथ में लंग्स से एक्सक्रीट आउट होता है, इसलिए स्मेल आती है, बदबू आती है. उसको हम यूज करते हैं. अल्कोहल ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है, ए बी ब्रीथ एनालाइजर, जो आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास होती है, फूंक मारने वाली मशीन. वो उनको लगता है कि पिया है तो बोलते हैं इसमें फूंक मारो. अगर आपने फूंक मारा और आपका स्कोर 30 से ऊपर हो गया, 30 mg पर डियर इज द लीगल अमाउंट फॉर ड्राइविंग. अल्कोहल का अमाउंट ब्लड में, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन. अगर इससे ज्यादा है तो आपका सीधा क्या बनेगा, 1000 2000 पता नहीं कितना होता है, जितना भी होता है वो हाथ कटा होगा, उनको पता होगा, तो वो चालान बन जाएगा. तो इसलिए ध्यान रखना है, चेक करते रहना. 30 से ज्यादा जाते ही बंद, अब नहीं गाड़ी में चला पाएंगे बाद में. नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे, अल्कोहल का अमाउंट तो ज्यादा बना दिया एडीएच की कमी की वजह से. जब ये अल्कोहल जो है किडनी के थ्रू आउट होगा और ज्यादा अमाउंट के साथ जब कहां पहुंचेगा, ब्लडर के पास में. ये ब्लडर, ब्लडर में यूरिन के साथ क्या अल्कोहल, ये जो अल्कोहल होता है ये ब्लडर की म्यूकोसा को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है. सो क्या करेगा, बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा. और जब म्यूकोसा हाईली इरिटेशन जो आपको देखने को मिलेगा, तो उससे मसल्स क्या होगी, बार-बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, और बार-बार मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पर्सन को बार-बार क्या लगेगा, यूरिन, और उसकी वजह से आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज. और बाकी ये सारा आपको पढ़ाएंगे श्री सर डिटेल में, कहां पे, साइकियाट्रिक में. नेक्स्ट एक और सर्दी का भी था, और एक और क्या था, क्या, विंटर. और विंटर का कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है. विंटर का बात करें तो विंटर और समर दो सेशन होते हैं हमारे पास. जब हम समर की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी है, और गर्मी से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है. इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है कि बेचारा यूरिनरी सिस्टम के पास पहुंचता ही नहीं है, पहले ही बाहर निकल जाता है. इसीलिए यूरिन क्या होता है, कम बनता है. लेकिन जब हम समर सीजन की बात करते हैं, सॉरी विंटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोल्ड की वजह से जो आपका पर्सपिरेशन होता है, जो स्वेटिंग की हम बात करें, वो क्या रहती है, कम रहती है. और उसकी वजह से एक्स्ट्रा लोड किस पे होता है, किडनी पे. और इसलिए वहां पे यूरिन आउटपुट क्या होता है, ज्यादा होता है. बॉडी में डिमांड भी कम रहती है, उसकी वजह से भी है. लेकिन गर्मी में डिमांड ज्यादा रहती है तो बॉडी एक्सक्रीशन भी कम करती है. बॉडी को ज्यादा वाटर चाहिए डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए. गर्मी में, सर्दी में डिहाइड्रेशन इतना होता नहीं है, तो डिमांड भी कम रहती है, ज्यादा बाहर निकालती है. सो दिस इज रीजन. ओके, ये हो गया खत्म. कहां गया, यस. और क्या तीसरा क्या पूछ रहे हो आप लोग, मुझे समझ. क्लास, क्लास के पीछे जो है वो है आपकी साइकोलॉजी. क्लास में यूरिन क्यों आता है, साइकोलॉजी की वजह से. साइकोलॉजी क्या है, बाहर जाना है. कहां जाना है, बाहर जाना, फ्रेश हवा खानी है, वो साइकोलॉजी आपकी. और कुछ नहीं, यूरिन पास नहीं करते. दे जस्ट वेंट टू द वॉशरूम एंड केम बैक. वहां पे यूरिया की स्मेल करने जाना है, और कुछ भी नहीं है. सो
वॉशरूम में जाना है, यूरिया स्मेल करने से अपने लंग्स को हार्म होता है, इसलिए फ्रीक्वेंटली वहां पे नहीं जाना है, अदरवाइज यू विल हैव मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इट इज ओनली द साइकोलॉजी, नथिंग एल्स। एक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था पता नहीं, वहां पे क्वेश्चन है कि व्हिच पर्सन इज हैविंग मोर चांस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, ऐसे क्वेश्चन था, और उसमें ऑप्शंस थे व्हिच पर्सन इज हैविंग हायर चांस फॉर डेवलपिंग यूरिनरी रिटेंशन, एंड ऑप्शंस क्या थे उसमें, ऑप्शन नंबर ए नर्सिंग ऑफिसर्स, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी टीचर, ऑप्शन नंबर डी पता नहीं क्या था ये पूरा, बार्बर। सो व्हिच पर्सन इज हैविंग हायर चांस फॉर डेवलपिंग यूरिनरी रिटेंशन। सो ऑल द 4% जो है वो चारों में हाईएस्ट रिस्क होती है यूरिनरी रिटेंशन की, एंड उसका रीजन है उनकी साइकोलॉजी। एज ए नर्सिंग ऑफिसर, अगर आप किसी ऐसे एरिया में वर्क करते हैं जहां पे आपको अलाउड नहीं, लाइक मैंने ओटी का बार-बार एग्जांपल देता हूं, ऑपरेशन थिएटर में आपको पता है कि मुझे इतने घंटे स्क्रब होना है, तो आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, अब आप बाहर नहीं जा सकते, तो आपने साइकोलॉजी ऐसी बना दी और उसकी वजह से आप यूरिन पास नहीं करेंगे उस टाइम तक, और उसके बाद ही करेंगे, तो वो बाद में धीरे-धीरे वो हैबिट में आ जाएगा और आपका हैबिचुअल रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर में भी सेम, और उसके साथ में टीचर, उनका भी सेम, उनको पता है 4 घंटे पढ़ाना, 2 घंटे पढ़ाना, तो पढ़ा नहीं है, वो वेट 2 घंटे बाद ही जाना है बाहर, तो एंड बार्बर जो होते हैं उनका भी यही होता है, वो बेचारे पूरे दिन भर वो ये कर रहे होते हैं, उनको पता है ये फिर जाता है, वो वेट करते हैं, पर कस्टमर इतने होते हैं तो फिर वो नहीं जा पाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जाते, तो फिर वो रिटेंशन वाइज स्टेट में आ जाते हैं, तो इसीलिए 2 घंटे तो अलाउड है, कोई इशू नहीं है, पर 2 घंटे बाद ध्यान रखना है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, यूटीआई होने के चांसेस। चलो हो गया यहाँ तक, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1, एनाटॉमी पार्ट जो था, और फिजियोलॉजी जो था, रीनल फिजियोलॉजी, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। है? पीछे वाला नहीं लिखा, पीछे क्या था, कंपोजिशन यही है, लिख लिया, तो नेक्स्ट तो यही था फिर, तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद है कुछ स्पेसिफिक टेस्ट रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम और किडनी, जिनके बारे में एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो आपको कभी-कभी पूछे जाते हैं, तो हम स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। लास्ट ट्यूसडे को अचीवर बेस चल रहा था, उसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं था, नेक्स्ट ट्यूसडे को हम अवेलेबल रहेंगे आपके साथ, और कुछ नया डेमोस्ट्रेशन आपके साथ करेंगे। आप भी अगर चाहते हैं कुछ बताना कि ये टॉपिक सर पहले, तो वो भी हम कर सकते हैं। आप सीपीआर तो कितनी बार पढ़ा दिया, कितना करना है, क्या कर पढ़ा देंगे सीपीआर तो, वो सीपीआर लाइक डमी नहीं हमारी, वो बेचारी डमी को आप लोग ऐसा कर देते हो सीपीआर देके। लास्ट टाइम जब सीपीआर दिया तो उस डमी ने बोला मेरे को वापस बाद में नीचे जाकर सीपीआर देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ऐसी हालत कर दी उसकी। यस, उसके अलावा कुछ और है? नहीं वो भी नहीं, क्योंकि वो भी मैं रोज कर करके थक जाते हैं, वो देख तो वही रोज ही देखते हैं, वो सूचरी कर रहे होते हैं। और कुछ है? चलो आगे मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट अभी आज पढ़ाऊंगा ना, अप्रैल तक नोट सेट आएगा, तब तक सारे भूल जाओगे। अभी तो दिखाया ना एक भी नोट सेट, अभी इंस्ट्रूमेंट अगर मैं कल पेपी एंडर जो दिखाया वो भी 4 दिन बाद भूल जाओगे, ये क्या था, देखा तो था कुछ तो है, और उनको आज पढ़ के 4 महीने 6 महीने बाद बोलना है, फिर नोट सेट एग्जाम तो बहुत दूर है, अभी भूल जाएंगे उनको सबको। सो कुछ ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। इमेज बेस्ड इंस्ट्रूमेंट सारे सब लास्ट में पढ़ाता हूं मैं हर बार, ताकि वो आपको याद रहे लास्ट एग्जाम से पहले, वो बाद में पढ़ाऊंगा एग्जाम से जस्ट पहले जो हम थ्योरी पढ़ेंगे तब। चलो नेक्स्ट आगे, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू रेनल सिस्टम। पहला पॉइंट यहाँ पे, जब भी इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहले आएगा यहाँ पे, किडनी के रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन आप सेंड करेंगे, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पे हम करते हैं किडनी के रिलेटेड, वो सारे इन्वेस्टिगेशन किससे रिलेटेड होंगे, सीरम टेस्ट के लिए भेजे, सीरम से रिलेटेड होंगे, सीरम टेस्ट होगा। 2 टाइप का हम टेस्ट करते हैं लैब के अंदर, तो जो यहाँ पे हमारे पास किडनी का जो भी टेस्ट आपको करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, सीरम स्पेसिमेन जो है आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। सीरम टेस्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल लेबोरेटरी है वो होती है आपकी बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। और जब भी आपको सीरम स्पेसिमेन चाहिए, सीरम जानते हो, ये टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर अगर आप ब्लड को भर के कुछ टाइम के लिए रख दें, तो नीचे की तरफ जो है सेल भर जाती है, डिपॉजिट हो जाएगी, और ऊपर वाटर लाइक जो सीक्रेशंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। ये नीचे क्लॉट ब्लड वाला जो सारी सेल्स, और ऊपर क्या रहेगा, वाटर लाइक सीक्रेशंस, उसको हम बोलते हैं सीरम। तो इसका टेस्ट होता है लेबोरेटरी के अंदर सीरम का। और लेबोरेटरी कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री। ये क्लॉट हमें ब्लड को करवाना होता है, और इसी वजह से जो वाइल हमें यहाँ यूज करनी है, वो यूज करनी है प्लेन वाइल। वाइल 2 टाइप की होती है, एक होती है प्लेन वाइल और एक होती है एंटीको विद कोगुलेंट वाइल, जिसमें कोगुलेंट प्रेजेंट होता है, अलग अलग टाइप के कोगुलेंट्स, तो 2 टाइप की वाइल्स हैं। और सीरम स्पेसिमेन फॉर बायोकेमिस्ट्री सैंपलिंग यू रिक्वायर्ड प्लेन वाइल। प्लेन वाइल 2 टाइप की आप देखेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर, विद रेड टॉप एंड विद येलो टॉप। केप जो होती है रेड टॉप एंड येलो टॉप, बोथ आर प्लेन वाइल्स। द डिफरेंस इज रेड टॉप वाइल जो है वो थोड़ी सस्ती होती है, चीप होती है, ये थोड़ी महंगी होती है, पर उसका हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो डिफरेंस वो है कि रेड वाइल के अंदर नेचुरल कोगुलेशन होता है। इसमें क्या होता है, नेचुरल कोगुलेशन। ब्लड का कोगुलेशन होगा वो क्या होगा, नेचुरली जितना टाइम है उसका, जो भी सी क्लॉटिंग टाइम है, उतने टाइम में ये आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका, दिस इज द रेड टॉप वाइल। लेकिन जब हम येलो वाइल की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक होता है स्पेशल टाइप का जेल, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरम सेपरेटिंग जेल। और इसी वजह से इस वाइल का नाम जो होता है SST वाइल, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब विद द हेल्प ऑफ दिस जेल। आपने कभी येलो रेड देखी है, तो येलो वाइल जो होती है उसके नीचे की तरफ एक जेल होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन रेड के अंदर कुछ नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होती है, सिर्फ नेगेटिव एयर नेगेटिव प्रेशर होता है उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं होता। तो ये है, ये नेचुरल का आता है, इसमें क्विक हो जाएगा, और क्विक होने से आप जल्दी रिजल्ट ले पाएंगे, और बाकी रिजल्ट दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंस
नहीं आएगा। दिस इज ऑल। जब भी आप रेड या येलो वाइल में सैंपलिंग ले तो उसको कभी भी मिक्स नहीं करना है। एक और कंडीशन या एक और क्वेश्चन जो कभी पूछ ले, अगर आप स्पेसिमेन कलेक्शन कर रहे हैं और आपको जैसे सिरिंज में आपने सैंपल ले लिया, उसको अलग अलग वाइल्स में डालना है, येलो वाइल में, रेड वाइल में, या फिर पर्पल या जो भी अदर ब्लू है, जो भी वाइल डाले आप, आपके पास अवेलेबल है, और क्वेश्चन आ जाए कि पहले सबसे पहले कौन सी वाइल में डालोगे। दो सीक्वेंस, दो ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। एक तो सिर्फ वाइल के कलर दे रखे हैं, रेड, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, चार ये दे दिए। या फिर कभी कभी एक ऑप्शन में आता है कि रेड वाइल, ब्लू वाइल, या फिर पर्पल वाइल एंड उसके साथ में ये आपका कल्चर वाइल। सो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक में तीन ऑप्शन और विद कल्चर वाइल, एक में चार कलर है। सो जब कल्चर का ऑप्शन आ गया तो वहां तो सबसे पहले आपको कल्चर वाइल में ही डालना है, वो तो ठीक है, उसको छोड़ दिया। अब जो चार कलर दे दिए तो क्या किसमें डालोगे इसको? सबसे पहले ब्लू वाइल में डालेंगे। देन एक क्वेश्चन जो आपने एंडोक्राइन में पढ़ा होगा, दो टाइप के इंसुलिन होते हैं, एक होता है रेगुलर इंसुलिन और एक होता है अदर टाइप जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। एक है शॉर्ट एक्टिंग एंड एक है लॉन्ग एक्टिंग, एंड डॉक्टर इज ऑर्डर टू मिक्स बोथ इन इंसुलिन एंड गिव टू द पेशेंट। सिरिंज में पहले कौन सा लेंगे? शॉर्ट एक्टिंग पहले लेंगे या लॉन्ग एक्टिंग पहले लेंगे? एंड उसके बाद क्यों, क्या होता है? मार्किंग का पता नहीं चलेगा। ये तो आपका मेडिकेशन एरर में आ जाएगा फिर, अगर मार्किंग आपको पता नहीं चल रही। एयर डालने का व्हाट इज द रियल रैशनल और रियल कांसेप्ट बिहाइंड दिस? आपका आंसर राइट है, पहले रेगुलर में लेना है या शॉर्ट एक्टिंग लेना है, फिर लॉन्ग एक्टिंग लेना है, पर व्हाई? नेगेटिव प्रेशर किसमें? किसी भी वाइल में नेगेटिव प्रेशर नहीं आता है, आपको डालना पड़ता है। अगर आपको ऑटोमेटिक सिरिंज चलानी है तो आप पहले डालते हैं, उससे ऑटोमेटिक आ जाती है, कोई भी वाइल में नहीं आता है। वाइल मतलब जो इंजेक्शन वाइल की हम बात कर रहे हैं, जो रेगुलर इंसुलिन वाली वाइल है उसमें। सो द कांसेप्ट बिहाइंड दिस इज शॉर्ट एक्टिंग और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, अगर हम उसकी बात करें, शॉर्ट एक्टिंग का मतलब उसका ड्यूरेशन एक्शन ऑफ ड्यूरेशन इज शॉर्ट, लॉन्ग एक्टिंग मींस दैट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लॉन्ग। इफ आई ड्रॉ द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इन सिरिंज फर्स्ट, मैंने पहले ले लिया एंड फिर मैं उसी सिरिंज को डाल रहा हूं किसमें? शॉर्ट एक्टिंग में। और बाय द वे, बाय मिस्टेक, इफ आई पुश द सिरिंज एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज मिक्स्ड इन शॉर्ट एक्टिंग, देन इट विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फॉर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इंजेक्शन का टाइम क्या करेगा? बढ़ा देगा। एंड अगर किसी पेशेंट में आपको शॉर्ट एक्टिंग देना और उसी वाइल से अगर आप देंगे तो मे बी आपका जो ग्लूकोज का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो अलग हो सकता है उस पेशेंट में, और वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर मैंने पहले शॉर्ट एक्टिंग नोट किया और अगर वो मिक्स हो गया किसमें? लॉन्ग एक्टिंग में, तो वहां पे लॉन्ग एक्टिंग का ड्यूरेशन अगर थोड़ा कम भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा होने पे प्रॉब्लम हो सकती है, कम हो गया तो कोई ज्यादा वापस लगा देंगे बाद में चेक करके, लेकिन ज्यादा हो गया तो इश्यू हो सकता है। सो दिस इज द रेशनल व्हाई वी आर टेकिंग फर्स्ट शॉर्ट एक्टिंग। सेम इंप्लीमेंट होता है यहाँ पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइल, वन इज प्लेन वाइल एंड सेकंड वन इज विद एंटी कोगुलेंट वाइल। इफ यू पुट ब्लड फर्स्ट, आपने ब्लू बोला मतलब एंटी कोगुलेंट में पहले डालेंगे। सो जब आप नीडल को इसमें पंक्चर करेंगे, जो वाइल्स होती है उसमें अगर आप देखोगे तो कुछ वाइल्स होती है उनके ऊपर जो आपका एंटीकोगुलेंट होता है वो ड्राई फॉर्म में जो आपका केप होता है उसके ऊपर लगा होता है, और कुछ वाइल में लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। सो जब आप नीडल को उस पे पंक्चर करेंगे तो उस नीडल के ऊपर क्या लग सकता है? एंटीकोगुलेंट जो है वो लग सकता है नीडल उसके ऊपर, जब आप वाइल में जाएगी तो उसमें लगेगा, और उसी को निकाल के जब आप प्लेन में डालेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि वो एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स हो जाए प्लेन वाइल के साथ में, और उसका इंपैक्ट उस वाइल के ऊपर आ सकता है, वो क्लॉट ही नहीं होगा और आपका रिजल्ट आना देरी हो जाएगा या गलत हो सकता है। इसलिए हमेशा सबसे पहले हम कौन सा स्पेस में लेते हैं? प्लेन। देन उसके साथ हम किसके साथ जाते हैं? जो भी एंटीकोगुलेंट वाइल्स है उनके साथ हम मूव करेंगे आगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला एक फर्स्ट लिखा है यहाँ पे BUN एंड क्रिएटिनिन रेशो। BUN इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिनिन। सो इन दोनों के अंदर रेशो कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल रेशो बिटवीन दीस टू, BUN एंड क्रिएटिनिन। सो यहाँ लिखा हुआ है 12:1 या 1:12, मैं उल्टा करके आपको बता रहा हूँ। 1 मतलब क्रिएटिनिन एंड 12 मतलब BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और 1:20 यानी ऐसे है 1:12 to 20। ये किसका लेवल है? BUN का, और ये किसका लेवल रखा है इन्होंने यहाँ पे? क्रिएटिनिन का। व्हाट इज नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम क्रिएटिनिन लेवल? 0.6 to 1.2 mg per dl, and what is normal level is BUN? 7 to 25, 20. So in different books you may have different values, थोड़ा बहुत अप डाउन सब में मिल सकता है। So nearby 8 to 20 जो मैंने याद रखा हुआ है, 8 to 20 mg per dl. In some books it may be 21, in some books it may be 19, in some books it may be 9, और in some books it may be 7 to 21, और जो भी आप 8 to 20। So आगे सारा लिखा हुआ है, हम बात करेंगे। ये रेशो याद रहेगा। पहला पॉइंट, रेशो इज 1:12 to 20। This ratio should be maintained in between creatinine level and blood urea nitrogen। फर्स्ट जो है हम पढ़ेंगे वो क्या है? सीरम क्रिएटिनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और इसके बहुत सारे क्लिनिकल इंडिकेशंस हैं जो हम किडनी फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे देखते हैं। पहला नॉर्मल लेवल हमने बात कर लिया 0.6 to 1.2 mg पर DL जो आपको मिलेगा। सीरम क्रिएटिनिन कहां से आता है, कैसे फॉर्म होता है? सीरम क्रिएटिनिन किससे बनेगा? सो इट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगा उससे जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आपका क्रिएटिनिन। सो नॉर्मल लेवल 0.6 to 1.2 mg per DL एंड इट इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एंड मसल। मसल्स में भी प्रोटीन है, उसके मेटाबॉलिज्म से आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ड्यू टू एनी रीजन, आपको रीजन नहीं पता है और आपने देखा कि ब्लड में किसका लेवल हाई है, क्रिएटिनिन का लेवल क्या है? हाई है। व्हेन क्रिएटिनिन लेवल इज हाई इन योर ब्लड, इट इज ओनली द वन कंडीशन व्हिच इंक्रीज द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन। एक ही बॉडी की कंडीशन है जो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा सकती है, और वो है किडनी
डिजीज। अगर किडनी वर्क कर रही है तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज कर सके। आइदर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन भी खा रहे हैं और बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म से बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन भी बन रहा है, स्टिल किडनी उसको क्या करेगी, बाहर फेंक देगी, तो उसका लेवल इंक्रीज नहीं होने देगी। अगर हम पढ़ेंगे जैसे आपका यूरिया, यूरिया में इंक्रीज इन किडनी फेलियर में आल्सो इंक्रीज इन नॉन किडनी फेलियर पेशेंट्स। किडनी फेल नहीं है फिर भी बढ़ सकता है, वहां पे अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो यूरिया बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो सिर्फ कब बढ़ता है, जब आपका किडनी वर्क नहीं करे। इसलिए क्वेश्चन आता है कि किडनी फंक्शन का सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है। सीरम क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट हम करते हैं, दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर। तो ये सबसे बेस्ट टेस्ट है किसके लिए, किडनी फंक्शन के लिए। क्रिएटिनिन लेवल रिफ्लेक्ट्स जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, व्हिच इज द बेस्ट मेजर फॉर जीएफआर। जीएफआर को मेजर करने के लिए ये हम यूज कर सकते हैं, नेचुरल आपके पास बॉडी के अंदर प्रेजेंट। अगर आपको एक्सटर्नली को यूज करना सब्सटेंस जीएफआर को मेजर करने के लिए आप यूज करें तो बताया था मैंने, आई थिंक सारांश क्लासेस में भी, इनुलिन। इट इज नॉट इंसुलिन, इट इज एन इनुलिन, जो हम यूज कर सकते हैं किसको मेजर करने के लिए, जीएफआर, सिंथेटिक सब्सटेंस। इट इज एन नेचुरल, तो बॉडी का ही है। अगर आपको बाहर से कुछ देना है, सिंथेटिक फॉर्म पूछे तो आंसर क्या है, इनुलिन। नेक्स्ट, renal disease is only the pathological condition that increases serum creatinine level. तो जब भी आप कैप्टी करवाएं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं और उस कंडीशन में आप देखें अगर क्रिएटिनिन का लेवल हाई है तो आपके माइंड में एक ही डाउट होना चाहिए कि प्रॉब्लम किसमें है, किडनी में। बाकी कोई भी बॉडी सिस्टम क्रिएटिनिन का लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकता। वो करें, ये स्पेसिमेन भी हम कौन सी वाइल में सेम भेजेंगे, प्लेन वाइल में, बायोकेमिस्ट्री में आप भेजेंगे, और सीरम स्पेसिमेन आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, सीरम पार्ट जो है ब्लड का वो आप सेंड करेंगे। क्लियर, वो करें। हाँ जी, दूसरी लाइन में क्या लिखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ये, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन का मतलब जब प्रोटीन खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद जो लास्ट में बच जाता है जो काम का नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो है आपका क्रिएटिनिन। सो इट्स एन वेस्ट प्रोडक्ट। मैं मसल्स मतलब मसल भी प्रोटीन से बनती है, प्रोटीन मसल बनाने के लिए प्रोटीन के सप्लीमेंट देते हैं। सो मसल्स मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा, उससे भी एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्रिएटिनिन। और थर्ड लाइन में लिखा है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो जितना ज्यादा क्रिएटिनिन होगा आपके उसमें जो भी फिल्ट्रेट आएगा उसमें मिक्स होगा और वो यूरिन के थ्रू क्या होगा, बॉडी से आउट होगा। सो जीएफआर को अगर आपको मेजर करना है, जीएफआर अगर मेजर करना है तो बॉडी के अंदर जितना भी क्रिएटिनिन बनेगा वो सारा का सारा आपके फिल्ट्रेट में मिक्स होकर बॉडी से आउट होगा, तभी उसका लेवल इंक्रीज बॉडी में, अदर किसी भी स्टेट में नहीं होता है, सिर्फ किडनी डिजीज में होता है। तो जब जीएफआर हम मेजर करने जाएंगे तो जितना ब्लड में आपका वो क्रिएटिनिन था वो सारा किसमें आपको मिलेगा, किसमें मिलेगा, फिल्ट्रेट के अंदर मिलेगा, यूरिन के अंदर मिलेगा। तो आप उससे देख सकते हैं कि ब्लड से सारा आया मतलब कितना किडनी ने फिल्टर किया, वो मशीन के थ्रू आप आइडेंटिफाई करके देखते हैं। तो ये इंडिकेटर है किसके लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के, जीएफआर के लिए। वो करें, नेक्स्ट, नहीं लिखा, अगली लाइन लिखी हुई यहाँ पे, किडनी के पास एक ऐसी एबिलिटी ऑफ द किडनी, अगर हम बात करें तो इफ योर नेफ्रॉन जो हमने बात की, नियर बाय 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट इन योर किडनी, इफ 50% नेफ्रॉन आर डैमेज्ड और 50% इज ओनली वर्किंग, स्टिल दिस क्रिएटिनिन लेवल विल नॉट इंक्रीज इन योर बॉडी। इतनी किडनी की एबिलिटी है, वो 50% भी काम करे तो भी इसको मेंटेन कर सकती है। मींस अब आप सोच सकते हैं कि किडनी 50% डैमेज है फिर भी वो आपको ये इंक्रीज नहीं होने देगी, तो मतलब बाकी किसी स्टेट में इंक्रीज होने के कोई चांसेस ही नहीं है। किडनी सारी किडनी को क्या कर देगी, बॉडी से आउट कर देगी। सो यहाँ लिखा है अगला, इंक्रीज ओनली व्हेन एट लीस्ट 50% ऑफ renal function is lost, approximately 2% of body's creatinine is converted to creatinine every day। ये दो टर्म लिखी हुई है, एक है आपका क्रिएटिनिन और एक है क्रिएटिन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीस टू टर्म, एक में एन आई एन ई है और एक में एन आई है, बस एन ई। क्या है डिफरेंस दोनों में, है क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, नहीं पता, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस क्रिएटिन एंड, ओके ओके, तो पास कर रहे हैं आप यूरिन के साथ में, वो क्या है, क्रिएटिन है और क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन है, क्रिएटिन है? कितने इजी इजी चीजें जो आप लोग नहीं बताते हो। यूरिन के साथ में कौन सा आता है, क्रिएटिनिन आता है, तो क्रिएटिन क्या है, प्रोटीन है। सो इट्स एन प्रोटीन और इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, क्रिएटिनिन बनता है, जो हम यूरिन में पास करते हैं। बेस्ट इंडिकेटर फॉर किडनी फंक्शन जो हम बात कर रहे हैं, ये इसी के नाम की वजह से इसका नाम रखा गया एंड प्रोडक्ट का क्रिएटिनिन। सो प्रोटीन है, उसका नाम क्रिएटिन है, उसी के एंड प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिएटिनिन, उसी का नाम की वजह से इसको नाम रखा गया क्रिएटिनिन। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन, तो ये हो गया हमारा पहला टेस्ट, वो है आपका सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। टेस्ट के लिए कल एक दिन है आपके पास, अच्छे से पढ़िए, समझ के आए सारी चीजें, और जहां भी डाउट लगे कल और पूछ सकते हैं आप लोग। परसों टेस्ट में आपके रिजल्ट में बेस्ट नंबर आने चाहिए। यस, स्टार्टिंग किडनी से करना है, और जो मैंने लास्ट पढ़ाया था प्रोस्टेट ग्लैंड वहां तक पढ़ के आना है। बाकी टेस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन वो मैं आपके लिए नेक्स्ट टेस्ट के लिए रखेंगे हम। तो ये हो गया, वो करें, ले लिखा। नेक्स्ट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN। इट इज आल्सो एन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, जो मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं उनका एन प्रोडक्ट आपका BUN। एंड ओ यहाँ पे 8 to 25 लिखा है इसमें, मैंने 8 to 20 बोला था, 8 to 20 mg। आई थिंक ये वैल्यू मैंने एनक्लेक्स से ली होगा। सो ये वेरीज अलग अलग हो सकता है, मेरे को 8 to 20 याद था, मैंने वो लिखा, पर इसके अकॉर्डिंग जो एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग है वो 8 to 25 mg पर DL BUN। एंड प्रोडक्ट ऑफ अगेन इट्स एन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन लीवर। इंडिकेट वैल्यूज के बारे में एक जो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, आप जो भी वैल्यूज याद करें किसी भी बुक से याद करें, बट सिर्फ एक बुक से याद करें। डिफरेंट डिफरेंट बुक से अगर आप याद करोगे डिफरेंट डिफरेंट एक ही वैल्यू को, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा।
इसीलिए किसी भी वैल्यू को याद करें, ये यहाँ लिखी हुई वो याद कर ले कोई बात नहीं, तो वो बस यही रखनी याद। दूसरी में जाओगे वहां कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको आएगा, हर एक बुक का अलग डिफरेंसेस होगा। ये वैल्यूज एनक्लेक्स बुक की वैल्यू है, सॉन्डर्स की जो वैल्यू है उसकी, और अदर बुक में जाओगे वहां अलग मिलेगा, तीसरी बुक में जाओगे और अलग मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ याद रखनी है एक वैल्यू, अपनी चॉइस से जहां की भी याद रखनी है एक याद रखो। लाइक एक क्वेश्चन जो किसी ने मुझे पूछा भेजा था, एनक्लेक्स का क्वेश्चन था, और उसके अंदर एनक्लेक्स जब आप पढ़ोगे उसमें अगर आप एबीजी पढ़ोगे, आर्टिकल ब्लड गैसेस एनालिसिस पढ़ेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम है, और वो है जो हमारा नॉर्मल लेवल ऑफ हम पढ़ते हैं, तीन वैल्यू पढ़ते हैं मेन जो आपको पीएच, CO2 एंड बाइकार्बोनेट। सो नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल इज 22 टू 27 नो, जो इंडियन जितनी भी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग 27 है, और वही हमें मानना है, हमारे क्वेश्चन भी उसी के बेसिस पे करना है। अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स वैल्यू द नॉर्मल वैल्यू उन्होंने माना है 28। अगर आप एनक्लेक्स बुक में कहीं भी पढ़ोगे तो 28 मिलेगा आपको, और उसकी वजह से वो क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाता है पूरा। आप अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मुझे भेजा था किसी ने, तो वहां पे ध्यान रखना है हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 27 से ही आपको सोल्व करने हैं, और 27 ही मान के आपको आंसर वहां पे देना है। नेक्स्ट एलिवेशन, यहाँ तक हो गया। इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रिनल क्लियरेंस ऑफ यूरिया नाइट्रोजन। हाँ, यहाँ पे मैं बोल रहा था जो क्रिएटिनिन था, अगर उसका लेवल बढ़ रहा है मतलब किडनी क्या है, डैमेज है। लेकिन अगर पर्सन में BUN का लेवल बढ़ रहा है, इट मींस किडनी डैमेज भी हो सकता है और किडनी डैमेज नहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओनली रीनल किडनी का रिलेटेड है, दूसरी कंडीशन में भी बढ़ सकता है। लाइक खाने में ज्यादा प्रोटीन खाया तो BUN बढ़ सकता है आपका। अगर आपकी बॉडी में आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं, वहां भी BUN बढ़ सकता है, इंक्रीज लेवल यूरिक एसिड बढ़ सकता है। सो ये अदर स्टेट में भी बढ़ सकता है। ये आपके किडनी फंक्शन का जो एग्जैक्ट मार्क है उसमें नहीं आता है, वहां पे सिर्फ क्रिएटिनिन आपको देखने को मिलेगा। सो एलिवेशन डज नॉट ऑलवेज मीन रीनल डिजीज इज प्रेजेंट। तो किडनी डिजीज है, इसके लिए बेस्ट टेस्ट अगर पूछे तो आंसर ओनली वन, दैट इज सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ओनली द वन टेस्ट जो आपको यहाँ परफॉर्म करना है। नेक्स्ट देख लिया, वो करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां तक हो गया? रेस्पिरेटरी, ओके। ये साइकेट्रिक डिजीज स्टार्ट हो गया, सिजोफ्रेनिया स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कर दिया। तो इट मींस जो ओल्ड बेच के थे उन्होंने सिजोफ्रेनिया के बाद तो पढ़ रखा है। कोई है ही नहीं ओल्ड बेच के, आई थिंक कोई है जो जिसका सिर्फ सिजोफ्रेनिया से पहले का साइकेट्रिक बाकी था? कोई नहीं है, सब चले गए पुराने। तो हम ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं, फिर तो हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं आप लोगों को। तो साइकेट्रिक नर्सिंग एंड हो जाएगा कुछ ही दिन में, उसके बाद हाँ पीडिया पढ़ानी है अभी, पीडिया स्टार्ट करा देंगे। ओबीजी भी पढ़ाएंगे, वो भी आएगी, कहाँ जाएगी है? ओबीजी पढ़ाएंगे, गायनिक पढ़ा दिया आप लोगों को, गायनिक पढ़ा दिया, ओबीजी ओबीजी स्टार्ट करा देंगे। नेक्स्ट फैक्टर दैट कैन एलिवेट BUN like dehydration, poor renal perfusion, intake of high protein diet, infection, corticosteroid, J bleeding। सो बहुत सारे कंडीशंस है। क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने के लिए एक ही कंडीशन है, वो किडनी डिजीज, बट BUN का लेवल बढ़ने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स है। लाइक आप डिहाइड्रेटेड है तो वहां पे यूरिन आउटपुट कम होगा, BUN बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। किडनी जो है सबसे पहली प्रायोरिटी देती है क्रिएटिनिन को आउट करने में, ये आता है बाद में प्रायोरिटी में, इसलिए ये बाहर नहीं जा पाएगा, रुक जाएगा, अंदर ही रहेगा। पूर रिनल परफ्यूजन है, हाई प्रोटीन डाइट है, इन्फेक्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड GI ब्लीडिंग। वो करें, जो भी न्यू अभी जो आए हैं, जो रिसेंटली ज्वाइन किया है, आई थिंक अभी तो जोधपुर आप सबके लिए ठीक है, इन्वायरमेंट भी यहाँ अभी तो ठीक चल रहा है, मौसम भी ठीक है उतना। जो मार्च वाले बेच में आते हैं उनके कंपेरेटिवली तो आप लोग ठीक है। यस, तो एडजस्टमेंट हो गया, नहीं हुआ अभी तक, इधर उधर करवटे ले रहे हैं पेट पे है। एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ चैप्टर इन साइकेट्रिक व्हिच इज नोन एज एडजस्टमेंटल डिसऑर्डर। नहीं हुआ तो अभी सर पढ़ाएंगे, थोड़ी देर बाद जब न्यूरोसिस आएगा तब सर पढ़ाएंगे एडजस्टमेंटल डिसऑर्डर। एंड ये लाइफ का रूल होता है, आप एज ए पर्सन एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। मेंटल हेल्थ का सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर मेंटल हेल्थ। एक नर्स और एक डॉक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नर्स, 3 पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, अगर आपको कोई बोले जब आप हॉस्पिटल में है, और अगर आपको कोई बोल रहा है 3 थिंग्स जो मैं लिखने वाला हूँ, पहला फूड, आप नाइट ड्यूटी पे है, इवनिंग ड्यूटी पे, जैसी भी ड्यूटी पे है और आप थके हुए और किसी ने आप बैठे और बोला खाना, तो बोला लो खा लेना तुरंत, मना नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं खाना कब मिलेगा वापस। दूसरा, कोई आपको बोले बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाना है। अगर किसी ने बोला बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ, वेट नहीं करना है। बाद में वो सीट मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, आपको कोई बोलेगा नहीं बोलेगा पता नहीं। और तीसरा, नाइट ड्यूटी और अगर आपको कोई बोलेगी थोड़ी देर सो जाओ, तुरंत जहां भी जगह मिले वहां सो जाओ, 1 मिनट भी डिले नहीं करना है। और ऐसा कराटे मारना है उसको लगेगा सच में सो ही रहने दो इसको। ये रूल आपने अगर सीख लिया तो हॉस्पिटल में काम करने में कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और ये बहुत कम आपको मिलेंगे जिसको आपको करने के लिए बोलेंगे बैठ जाओ, सो जाओ, खा लो, नहीं, बाकी सब काम ही कराएंगे। तो इसीलिए ये आते हैं सब किसमें, एडजस्टमेंट में, कि अब स्लिप कोई बोल रहा है सो जाओ ना, आप सो गए लेकिन नींद आई नहीं तो फिर क्या सोना। तो आपके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि कहीं पे भी सुला दे 2 मिनट में नींद आ जाए। दिस इज एन एडजस्टमेंट। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे पहुंच गए हॉस्टल में, जैसा भी है कैसे भी आए सो गए, बस 6 घंटे तो सोना है। कौन सा यहाँ पे पूरी लाइफ टाइम तक गुजारना है? 6 मंथ का काम है, 6 घंटे रोज के सोने हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, लगेगा क्या, लगभग 720 घंटे सोना है 6 महीने में, और वो 720 घंटे ऐसे निकल जाएंगे, कुछ टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, यही होगा 6 घंटे मल्टीप्लाई बाय 3 180 एंड 6 मंथ यानी 720 है। उसके अलावा खाना, हॉस्पिटल हो या यहाँ हो, जैसा भी है जो भी है, 6 महीने सिर्फ पेट भरना है उसके लिए खाना है, और इसलिए जो मिले खा लो तुरंत।
डरना कुछ नहीं है। और तीसरा यहाँ बैठने के लिए जो बोले तुरंत क्या करना है, जहां जगह मिले बैठे रहो, पढ़ते रहो, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है। चले आगे। नहीं, अगर ये एडजस्टमेंटल नहीं है तो आपके अंदर क्या हो सकता है फिर बाद में, एडजस्टमेंटल डिसऑर्डर। और इन एडजस्टमेंटल डिसऑर्डर का मैनेजमेंट एक ही होता है, कोई ड्रग नहीं होती है। क्या मैनेजमेंट है इसका? साइकोलॉजी भी काम नहीं करती यहाँ पे। लाइक इसका एक एडजस्टमेंटल डिसऑर्डर इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंटल स्लिप के बाद। फर्स्ट इज स्लिप, सेकंड वन इज कॉन्स्टिपेशन। इंसोम्निया होना, दिस इज मोस्ट कॉमन। सेकंड वन इज कॉन्स्टिपेशन। अब इंसोम्निया हो गया, कितनी साइकोथेरेपी दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सोएगा तो अपने बिस्तर में जाके घर जाके। अब कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर भी उसको वही वॉशरूम चाहिए घर वाला, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये अपने अंदर एडजस्टमेंटल डिसऑर्डर नहीं रखना है। चलिए आगे। नेक्स्ट, यूरिक एसिड। द नेक्स्ट वन इज यूरिक एसिड। नॉर्मल लेवल इज 2.5 to 8 mg per dl. Cell breakdown and chemotherapy, antimetabolite and mercaptopurine can increase uric acid level. So basically यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो होता है प्यूरिन। जब क्रिएटिन ब्रेकडाउन होता है तो क्रिएटिन बनता है, वैसे ही अगर प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है तो इससे क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ये जो प्यूरिन होता है इसका ब्रेकडाउन करने के लिए एंजाइम रिस्पांसिबल होता है xanthine ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करता है, प्यूरिन को किस पे मेटाबॉलिज्म करेगा और एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल, जैसे यहाँ कीमोथेरेपी में भी ये ड्रग होती है, इसका नाम है मर्कैप्टोप्यूरिन, ये ड्रग होती है। सेल ब्रेकडाउन होगा तो सेल मेम्ब्रेन से जो प्यूरिन है उसमें डैमेज होने से आपका यूरिक एसिड बनेगा। अगर एक्सेसिव यूरिक एसिड बनता है तो यूरिक एसिड जो है किडनी के साथ साथ नॉन रीनल रूट से आउट होने की कोशिश करेगा। नॉन रीनल रूट के अंदर योर स्किन वहां से आउट होने की कोशिश करेगा, एंड अदर बॉडी कैविटीज होती है, जॉइंट्स कैविटी या बॉडी कैविटीज, वहां जाकर और वहां डिपॉजिट हो जाएगा। बाहर नहीं आ रहा तो यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो मिलती है आपको वो है गाउट। पर्सन के जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, गाउट आपको देखने को मिलेगा और गाउटरी आर्थराइटिस हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके लेवल को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, तो हमें इसको ब्लॉक करना है, ये कन्वर्सन बंद हो जाएगा। इसको ब्लॉक करने वाले ड्रग को बोलेंगे xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग। और अगर एग्जाम में एग्जांपल पूछते तो आंसर लिखना है आपको एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल, दिस इज द ड्रग व्हिच ब्लॉक द xanthine oxidase and prevent the conversion of purine into uric acid. A 24-hour urine collection sample is tested to diagnose gout and kidney disease. यहाँ पे यूरिक एसिड के लेवल के लिए हम जो टेस्ट करेंगे वो कौन सा है, 24 आवर यूरिन कलेक्शन। 24 आवर यूरिन कलेक्शन का जो टाइमिंग हम देखते हैं, जैसे सुबह 8 बजे आपने स्टार्ट किया 8 am, द नेक्स्ट डे वापस आप क्या करना है 8 am तक रखना है। इसका क्वेश्चन आया था जब मैंने एक पहले पहला एग्जाम दिया था मेरे नर्सिंग करने के बाद में, पीजीआई चंडीगढ़ का पेपर था। सो इस एग्जाम को देने में गया था और 8 am इसमें ये क्वेश्चन आया था कि यूरिन कलेक्शन 24 आवर का करना है और आप एज ए नर्स कर रहे हैं और ये सैंपल आया, सुबह 8 बजे इतना पास किया, 10 बजे इतना किया, 8 बजे इतना किया, लास्ट में हो गया, कितना आउटपुट था या इसमें कितना यूरिन आया। मैं ये तो सबसे इजी है, अगर जोड़ना तो हमें सबसे पहले आता है, सारे को जोड़ के दे दिया आंसर और फिर बाद में नंबर कितना आया 0, क्योंकि सारे जोड़ दिए तो फिर 0 हो गया, पता नहीं कैसे 0 हुआ। तो इसलिए आपको भी ध्यान ये रखना है जब भी हम सैंपल कलेक्शन करते हैं 24 आवर्स, तो ये जो ब्लेडर है इसके अंदर कंटिन्यूसली यूरिन जो है आपका यूरेटर के थ्रू इसमें आ रहा है ना। अगर आप 8 am पे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि इस 8 am से पहले भी इसमें क्या है, यूरिन प्रेजेंट है और वो फॉर्म कब हुआ, 8 am से पहले बन चुका है। और हमारा टाइमिंग कब से स्टार्ट हो रहा है 8 am से, यानी इसके बाद जो यूरिन बनेगा वो हमें कलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट यूरिन होता है इसको डिस्कार्ड कर देंगे, जो भी यूरिन इस टाइम पे पास करेगा उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको कैलकुलेट नहीं करना है। इसके बाद में जो भी आएगा वो सब कैलकुलेट करना और नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे वापस जो लास्ट यूरिन होगा 8 am पे इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, क्योंकि ये यूरिन 8 बजे से पहले बन चुका है जो हमें चाहिए होगा। सो फर्स्ट यूरिन को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, लास्ट यूरिन को डिस्कार्ड नहीं करना है और उसमें जो भी टोटल आता है वो आपका आंसर होगा 24 आवर यूरिन कलेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, ये एलोप्रिनोल अभी बताई मैंने। एलोप्रिनोल ड्रग इज टेकन टू कंट्रोल गouty अटैक्स बाय एडिटिंग यूरिक एसिड। और कैसे करता है, तो ये कौन सी ड्रग है, इट्स एन xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्लियर है। वो करें, लिख लिया, अरे मूव करें। नेक्स्ट, सो फर्स्ट इज क्रिएटिनिन लेवल, सेकंड इज यूरिक एसिड V1 blood urine nitrogen, and third one is uric acid. The next one is नहीं लिखा, the next is urine analysis. It evaluate the use for the evaluation of renal system and renal diseases. Intervention, wash the penile area and use a clean container for the collection. So ये सैंपल कलेक्शन की बात अगर हम करें, यहाँ पे जब भी आपको यूरिन सैंपल कलेक्शन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें सैंपल कैथेटराइज पेशेंट का लेना है या नॉन कैथेटराइज पेशेंट का लेना है, कैथेटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। सो इफ पेशेंट इज हैविंग कैथेटर, इनवेलिंग पोलिस कैथेटर और नो कैथेटर, कैथेटर का प्रेजेंट है तब तो आपके लिए इजी है, यूरिन स्पेसिमेन लेना आपके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। अब कैथेटर है तो उसमें हम क्या क्या गलती कर सकते हैं एज ए नर्स,
सो पहला पॉइंट होता है कभी भी कलेक्टेड यूरिन इन बिग कलेक्ट नहीं करना है। नेवर कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम यूरिन बिग और यूरोमीटर और जो भी है नहीं, उसी को थोड़ा करके ले लो, वर्क कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। सो हमेशा आपको यूरिन लेना है ब्लेडर से। एंड जब भी आप स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए जाएंगे, अगर फोलिज लगा हुआ है तो ब्लेडर में यूरिन नहीं होगा। पेशेंट इज हैविंग लाइक ब्लेडर की बात करें तो ब्लेडर ऐसा है, और आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, फोलिज डाल दिया, तो जो भी यूरिन इसमें आएगा वो सारा यूरिन तुरंत किसमें जाएगा, बेग में जाएगा। इसके अंदर यूरिन क्या रहेगा, जीरो, कोई भी अमाउंट नहीं रहेगा। सो जब भी हम यूरिन कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा, यूरिन जो आपका फोलिज कैथेटर है उसको क्लेम करना पड़ेगा। यू हैव टू क्लेम द कैथेटर्स। सो क्लेम करने के लिए टाइमिंग कितने टाइम से पहले आपको क्लेम करना है, क्लेम द कैथेटर कितने टाइम पहले, 24 आवर। अरे पेशेंट को क्या ऊपर भेजना है, बिल्कुल ही 24 आवर्स, 2 to 4 आवर। सो यू शुड क्लेम द कैथेटर नॉट फॉर 2 to 4 आवर्स। इतना सिंपल हमें नहीं चाहिए होता है। हमें इसके लिए सिंपल की बात करें तो मैक्सिमम सिंपल कितना चाहिए हमें, यहाँ पे 10 ml सिंपल चाहिए, और 10 ml यूरिन बनने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लग सकते हैं। अगर 0.5 ml भी आ रहा है, हाफ भी आ रहा है, तो भी 20 मिनट लग सकते हैं। सो क्लेम्प आपको करना है 20 to 30 मिनट्स बिफोर द स्पेसिमेन कलेक्शन। इससे पहले किया तो ब्लेडर में फिर धीरे धीरे यूरिन बढ़ जाएगा। क्लेम्प करने के बाद में जो फोलिज कैथेटर होता है उसमें आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैथेटर का जो रबर है वो ऐसा रबर है कि उसके थ्रू आप पंक्चर करेंगे तो पोरिन वहां नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक वापस रबर है, इलास्टिक है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है वापस, और लीक नहीं होगा वहां से। तो आप डायरेक्टली फोलिज के जो जहां पे आपका यूरो भी कनेक्ट है उसी चेंबर पे आप प्रिक करेंगे और उससे सिरिंज से क्या कर लेंगे, वहां से एस्पिरेट कर लेंगे। इफ यू आर गोइंग फॉर रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अगर आपको कल्चर नहीं लेना है तो आप उसको दोनों को ओपन करके भी वहां से डायरेक्ट फोलिज के तरफ से स्पेसिमेन कंटेनर में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कल्चर के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको डायरेक्टली क्या करना है, पंक्चर करके लेना है, उसको ओपन करके नहीं लेना है, और उसको कंटेनर में डालेंगे और फिर लैब में भेज देंगे। दूसरा है अगर कैथेटर नहीं है, अगर कैथेटर नहीं है मतलब पेशेंट क्या है, सेल्फ वोइडिंग है, और अगर सेल्फ वोइडिंग है तो वो सेल्फ से क्या कर सकता है, स्पेसिमेन को कलेक्ट कर सकता है। उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई आपको ये करना है। अगर आप कल्चर की बात करें तो वहां पे स्ट्राइल लेना पॉसिबल हमारे लिए, सेल्फ वोडिंग पेशेंट में स्ट्राइल कल्चर स्पेसिमेन लेना पेशेंट में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्ट्राइल लेना है तो फिर या तो पॉलिश डालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई अदर ऑप्शंस नहीं होगा, तो वो क्लीन ही स्पेसिमेन होगा, स्ट्राइल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमें एज ए नर्स ध्यान रखना। चलिए इसमें क्या लिखा है, यूज द क्लीन कंटेनर फॉर कलेक्शन ऑफ 10 15 to 50 ml, 50 ml तक आप ले सकते हैं। नॉर्मली रूटीन जो हम करते हैं वो 10 ml में आपके लिए सफिशिएंट होता है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं आप, कल्चर के लिए जा रहे हैं तो वहां ज्यादा चाहिए होगा, 50 ml तक आप जा सकते हैं। 30 मिनट टाइम टू लीव द कैथेटर क्लैंप व्हेन ऑब्टेनिंग अ यूरिन स्पेसिमेन फॉर एन इनवेलिंग, तो 20 to 30 मिनट्स आपको क्या रखना है, इसको क्लैंप रखना है, उसके बाद आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट इज द कल्चर, नहीं लिखा, यस लिख लिया। नेक्स्ट इज यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, सीएस। तो कल सभी पढ़ के आएंगे, टेस्ट के लिए भी पढ़ना है, और ये आज पढ़ा वो भी पढ़ना है। डाउट तो वैसे आपको कुछ आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा, पता नहीं एग्जाम में वहां भी नहीं होगा, और रिजल्ट में भी कोई डाउट मुझे भी नहीं होगा कि भाई आप सेलेक्ट, हाँ समझ रहे हो आप क्या। सो अपना बेस्ट करें, जहां पे डाउट लगे लेके आए, पूछे, हेजिटेट नहीं होना है, डरना नहीं है, कोई डाउट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, वैसे भी कोई पनिशमेंट है नहीं, बस पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेके जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जहां भी एम्स मिले वहां चले जाना है, और बाकी चल ही रहा है। रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।